गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये फिर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वीवीओ हजारीबाग का उसके लिए मेनली है। बट ये आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का जो सिलेबस है ये एमकॉम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट से भी टाई करता है। इसके अलावा अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब का भी क्वेश्चन है, तो ये हमारा बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पेपर है। और ये पेपर है 2020-22 वाले सेशन के स्टूडेंट्स का। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें ये बोला गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ कंपनी। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के होते हैं एक ये कंपनी होते हैं। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है ना, इसका आंसर करेक्टली देने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे, इनकम टैक्स लॉ के बेसिस पे कंपनी किसको बोला जाता है। अगर हम लोग वहाँ पे कंपनी इनकम टैक्स एक्ट में जो कंपनी का डिफिनेशन है सेक्शन 2 में, अगर उसको हम लोग रिफर करेंगे तो वहाँ पे ये बोला गया है जो कंपनी हमारा कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो या जो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन स्टेचुरी एक्ट के अंडर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं ये एक स्टेचुरी पोस्ट है, ठीक है। ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है कंपनी एक्ट के अंडर, इसलिए ये कंपनी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कल्याणी पब्लिशर लिमिटेड इज अ फर्म। कल्याणी पब्लिशर लिमिटेड जो एक फर्म है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कल्याणी पब्लिशर लिमिटेड जो है एक कंपनी है, फर्म के डिफिनेशन में ये नहीं आएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी फर्म का डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आरबीआई ऑफ इंडिया इज अ कंपनी, तो ये करेक्ट है, ये एक स्टेचुरी कंपनी है जो कंपनी के डिफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर इज टैक्सेबल। कंपनसेशन जो हम लोग रिसीव किए किसी भी डिजास्टर में, ठीक है, ये टैक्सेबल होगा। तो अगर हम लोग सेक्शन 10 के प्रोविजन को रीड करेंगे तो वहां पे बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनसेशन डिजास्टर के टाइम अगर हम लोग रिसीव करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटीज से, तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऐसा प्रोविजन है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में ऐसा बोला गया कि अगर कोई डिजास्टर के केस में हम लोग को कंपनसेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, तो हमारा वो जो अमाउंट हम लोग को रिसीव हुआ वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है टैक्सेबल, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नीचे हम लोग यहाँ पे नोट में लिख देंगे कि वी आर एज्यूमिंग कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमाउंट फ्रॉम एसपीएफ इज टैक्सेबल। एनी अमाउंट फ्रॉम एसपीएफ इज टैक्सेबल। एसपीएफ से मतलब स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड से कोई भी अमाउंट अगर हम लोग रिसीव करते हैं, ये थोड़ा सा इंग्लिश वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है एनी वैधानिक प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि, ठीक है, कर मुक्त होती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जो हमारा एसपीएफ से अमाउंट मिलता है वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता है। ये हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं सैलरी हेड के अंडर, जो हमारा पीएफ वाला आरपीएफ का जो प्रोविजन होता है वहाँ पे। इनकम अर्न फ्रॉम इनलीगल बिजनेस इज आल्सो टैक्सेबल, ये करेक्ट है। इलीगल बिजनेस हो या लीगल बिजनेस हो, दोनों हमारा इलीगल इनकम हो या लीगल इनकम हो, दोनों को इनकम में इंक्लूड किया जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल, यस, ठीक है। आज के डेट में इंडियन कंपनी से भी अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये कुछ यहाँ पे हम लोग का ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग रिफर करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का क्या इंसिडेंस होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है किस केस में हमारा क्या टैक्स लायबिलिटी आएगा, इस चीज को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हेन एन इंडिविजुअल बिकम्स रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल जो हमारा रेसिडेंट कब बन जाता है, कब हम लोग उसको रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, तो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के का जो कंसेप्ट है, जो प्रोविजन है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब टॉपिक का हमारे चैनल में पहले से वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्कस फुल्ली डिडक्शन अलाउबल अंडर हेड सैलरी। कौन कौन सा डिडक्शन हमारा अलाउड होता है सैलरी हेड के अंदर, इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है, ये चीज यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 3 क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल। नीचे जो हम लोग से यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के लिए नेट
टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा है, मतलब क्या टैक्स पेड करना पड़ेगा जिस एसएससी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, या टैक्स रिफंडेबल, या तो उसका कुछ टैक्स रिफंड होगा क्या, ये चीज पूछ रहा है, या तो टैक्स लायबिलिटी होगा या तो रिफंड होगा। उसके बाद इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ एसएससी, नीचे कुछ इनकम का डेटा दिया हुआ है जिससे हम लोग को क्या करना है, उस एसएससी का टैक्स लायबिलिटी होगा, टैक्स पेड करना होगा या टैक्स रिफंड होगा, ये चीज बताना है। सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है एसएससी का क्या क्या इनकम का सोर्स था, सैलरी था। ठीक है, सैलरी था 6500 रुपया पर मंथ का, डीए 5000 रुपया पर मंथ है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसका रेंट इनकम भी था, इंटरेस्ट भी वो रिसीव कर रहा है टाइम डिपॉजिट पे विद पीएनबी, पेड 600 एज प्रीमियम ऑन एलआईसी, एलआईसी में वो 600 रुपये का प्रीमियम भी पेड कर रहा है, और 10% जो अपना था उसका 10% ही कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ 10% ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का 10% अमाउंट वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ उसका प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम लोग को नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट या टैक्स रिफंडेबल जो होगा, जो टैक्स रिफंड होगा, ये चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, हम लोग टैक्स लायबिलिटी का बात करें या टैक्स रिफंडेबल का बात करें, टैक्स लायबिलिटी क्या होगा या टैक्स क्या रिफंड होगा, इससे पहले हम लोग को ये हम लोग को पता होना चाहिए कि उसका टोटल इनकम कितना होगा, उस एसएससी का टोटल इनकम क्या है। ठीक है, टोटल इनकम पे ही तो हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। टोटल इनकम तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम उसका कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम निकालना कहने का मतलब हो गया उसका पांचों हेड का इनकम निकालो, जो 5 हेड्स है उसका पांचों हेड का इनकम निकालो, पांचों हेड में जिस जिस हेड का यहाँ पे डेटा दिया होगा उसी हेड का इनकम निकलेगा। अगर जिस किसी पार्टिकुलर हेड का डेटा है ही नहीं तो उसका इनकम कहाँ से निकलेगा। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया, जो फर्स्ट ये डेटा दिया हुआ है ये हमारा सैलरी हेड का है, ये सैलरी हेड का डेटा दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, एचपी हेड का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, अदर सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 हेड का इनकम हम लोग को दिख रहा है, हम लोग तीनों पार्टिकुलर हेड के अंदर उस तीनों हेड के अंडर पहले इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल इनकम निकालेंगे, फिर नेट इनकम निकालेंगे, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में स्टेप थोड़ा ज्यादा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले टोटल इनकम को निकालते हैं। तो कुछ इस टाइप का एक हम लोग फॉर्मेट सबसे पहले बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी रहेगा यहाँ पे ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए दिख रहा है, आज का डेट का अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप 22-23 असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सबसे पहले टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तीनों हेड का इनकम निकालना पड़ेगा, इनकम सैलरी और अदर सोर्सेज, पीजीबीपी और कैपिटल गेन का तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सैलरी हेड का इनकम कैसे निकलेगा, जो भी सैलरी हेड का इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी, सैलरी कितना है 6500 पर मंथ इंटू 12। ठीक है, और इसका अमाउंट जो है ये आ जाएगा 78,000 रुपी। फिर दूसरा दिया हुआ है डीए, डीए का एक इन्फॉर्मेशन है, ये कितना है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 5000 रुपया पर मंथ, तो 5000 इंटू 12 ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। और कोई सैलरी हेड से इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिख नहीं रहा है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो एचपी हेड के अंदर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट पीएनबी वाला ये यहाँ पे नहीं आएगा, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया अपने सैलरी का वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, अपना उसका जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में वो इनकम उसके लिए तो है नहीं, खुद का पैसा कंट्रीब्यूट किया तो सैलरी हेड में यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का टोटल जो है ये आ जाएगा 1,38,000, ये हमारा निकल गया इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, इस तरह से हम लोग हेडिंग दे लेंगे। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ये समझना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सबको कंपेयर करके आरईआर तक पहुँचते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तक, उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, फिर जेबी निकलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ना वही हमारा जीएबी बन जाएगा, जो एक्चुअल रेंट है वही हमारा जीएबी बन जाएगा, ऐसा हम लोग नीचे नोट में लिख देंगे। सिंस देयर आर नो
information regarding municipal value, fair rent, standard rent, so we are assuming actual rent as a GAV, ठीक है, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसमें फिर हम लोग का लेस क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स अगर कुछ रहा तो, अगर म्युनिसिपल टैक्स कुछ यहाँ पे पेड हुआ है बाय ओनर तो ये लेस होगा। फिर हमारा आ जाता है NAV, ये फिर 50,000 ही आएगा, ये हमारा हो जाएगा NAV। इसमें फिर हम लोग क्या लेस करेंगे, NAV में हम लोग लेस करते हैं जो हमारा डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 24 के अंदर जो डिडक्शन मिलता है, सबसे पहले मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, एट द रेट 30% ऑफ NAV, ठीक है। तो 50,000 का हमारा 30% क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर है कुछ नहीं, तो ये हम लोग लेस करके जो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है 35,000, इसको यहाँ पे हम लोग बाहर में लिख देते हैं। तो इस तरह से सैलरी हेड का हम लोग इनकम निकाल लें, हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकाल लें, ठीक है। अब क्या रहा इसमें, सैलरी हेड को जहाँ लिखना था लिख दिए, DA हम लोग लिख दिए, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लिख ही दिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट केवल बच रहा है जो कि अदर सोर्सेज का, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पे जो इनकम का इंफॉर्मेशन है ये है इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसिव्ड, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट पे जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला कितना का, 26,700 का इंटरेस्ट मिला है, और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम का दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बाहर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा, जो LIC पेड किया ना, दिस इज नॉट एन इनकम फॉर द SSC ना, दिस इज हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तो उसका इनकम नहीं है, तो हम लोग उसको तो यहाँ पे एट लेस कुछ करने वाले हैं नहीं। कंट्रीब्यूट अपना जो पैसा किया RPF में, उसका भी यहाँ पे उसको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टोटल इनकम निकालते टाइम। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए उसका इनकम है कहाँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ये निकाल लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग अगर यहाँ पे ऐड करें तो 1,38,000, 35,000 और 26,700, इसको टोटल अगर करते हैं तो आ रहा है हमारा 1,99,700, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, दिस इज नॉट आवर टोटल इनकम, ठीक है। पांचों हेड का जो हमारा होता है इन इनकम, उसको ऐड करने से हमारा ग्रोस टोटल इनकम आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, देयर आर नो इन्फॉर्मेशन ऑफ PGBP एंड कैपिटल गेन, उस तरह से भी हम लोग नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लेस क्या करेंगे, जो हम लोग को डिडक्शन मिलता है 80C से 80U तक, यहाँ पे 80C से 80U तक का दो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है। जो LIC का प्रीमियम हम लोग पेड किए ना, इसका भी 80C में डिडक्शन मिलता है, और जो RPF में अपना पैसा कंट्रीब्यूट किए, ये दोनों एक्सपेंस जो है हमारा ना, इसका हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंडर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहले LIC प्रीमियम, और दूसरा जो था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू RPF, दोनों का अमाउंट हमारा कितना है 600 ये है, और ये है हमारा 7,800 कैसे आएगा, 10% हमारा सैलरी का था ना, सैलरी का अमाउंट था 78,000, तो उसका 10% ये अमाउंट का, इस अमाउंट का, ठीक है। DA हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, सैलरी का बोला है तो उसी तरह से लेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 8,400, यहाँ पे इसको लेस करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा 1,91,300। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया टोटल इनकम। अभी हम लोग बस टोटल इनकम निकालें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम केवल निकालें, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेबल, वो चीज़ हमारा नहीं निकला हुआ है, तो हम लोग यहाँ तक इस तरह से पहले उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग इधर क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल, इसको फुल फॉर्म में लिखना है, हम यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफंडेबल कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा टोटल इनकम पे हमारा टैक्स बन क्या रहा है। तो टोटल इनकम पे हमारा टैक्स क्या बनेगा, 2.5 लाख से कम है तो जीरो हो जाएगा, मतलब ऑन फर्स्ट, ऑन अप, या तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं अप टू 2,50,000, 2,50,000 तक क्या रेट लगता है, 0% का रेट लगता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,91,300 का 0%, ठीक है। 1,91,300 ही उसका इनकम आया, तो इस पर तो टैक्स जीरो बनेगा। कुछ इसमें TDS फेडियस तो कटाना ही है, हायर एजुकेशन सेस भी यहाँ लगाने से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हम हो गया नेट टैक्स लायबिलिटी उसका कितना, जीरो। यहाँ पे अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस हायर एजुकेशन
सेस एट द रेट 4%, जो कि भी ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, 4% ये भी जीरो आएगा। तो टोटल उसका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा था, जीरो। टीडीएस तो कुछ कटा नहीं है, टीडीएस कुछ उसका कटा नहीं है, ठीक है। तो नेट में उसका टैक्स लायबिलिटी जो होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफंडेबल, ठीक है, ये जीरो हो गया। ना तो उसको टैक्स पेड करना है, ना तो कुछ उसका रिफंड होगा। अगर कुछ उसका टीडीएस कटा हुआ होता, क्योंकि उसका इनकम कितना, 1,91,000, अगर कुछ टीडीएस कटा हुआ होता तो यहाँ पे उसका रिफंड आ जाता, तो टैक्स रिफंडेबल आंसर में हमारा आता, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिफाइन एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होता है, एंड स्टेट द डिडक्शन that are allowed from annual value in computing the income from house property। एनुअल वैल्यू क्या है और एनुअल वैल्यू से हम लोग को कौन कौन सा डिडक्शन अलाउ होता है लेस करने के लिए, ये पूरा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एनुअल वैल्यू होता क्या है, एनुअल वैल्यू से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मिलता है। कौन कौन सा डिडक्शन जो है अलाउड होता है एक बिजनेसमैन को इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, व्हाट डिडक्शन आर अलाउड टू अ बिजनेसमैन इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट, ये एक्सप्लेन करना है हम लोग को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस का क्या मीनिंग होता है एज पर इनकम टैक्स लॉ, ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है। इन द पार्टिकुलर्स ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 1995 आर गिवन बिलो फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। 1995 में घर बन के तैयार हुआ था, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हम लोग को कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पूछा क्या गया, फाइनली कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से उसका इनकम निकालना, मतलब एचपी हेड का क्वेश्चन हो गया। एक बार इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एनुअल रेंट दिया हुआ है, एनुअल रेंट मतलब पूरे साल का रेंट हो गया, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है, ये यूज होगा। ग्राउंड रेंट पेबल, ये इन्फॉर्मेशन कहीं यूज नहीं होगा, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा 1,000 का, ये लेस हो जाता है। कलेक्शन चार्जेज एक्चुअली पेड, इसका भी कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई भी कलेक्शन चार्जेज हम पेड किए रेंट को रिकवर करने के लिए, तो उसका सेपरेटली कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। दो ही डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम लोग को याद रखना है। आगे बोला गया एसएससी मॉर्गेज द प्रॉपर्टी फॉर 36,000, 36,000 का लोन लिया जिसके लिए अपना हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया, सिक्योरिटी में रख दिया, जो विच वाज स्पेंट ऑन हिज डॉटर। और जो 36,000 का लोन लिया था वो अपने डॉटर का मैरिज में उसको खर्च कर दिया। द एसएससी पेड इंटरेस्ट ऑफ 3,000, 3,000 का जिसपे इंटरेस्ट पेड किया ऑन द मॉर्गेज लोन। मतलब शॉर्ट में ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी एक हम लोन लिए थे 36,000 का, और जिसमें हम अपना जो हाउस प्रॉपर्टी था उसको मॉर्गेज में रख दिए, और उस लोन के लिए हम 3,000 रुपये का इंटरेस्ट पेड किए। और लोन किस लिए यूज हुआ, उसका डॉटर का मैरिज के लिए। तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए ना परचेज के लिए हाउस प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे बोल रहा है एसएससी आल्सो क्लेम्ड दैट ही हैड नॉट रिलाइज द रेंट फ्रॉम हिज टेनेंट, अपने टेनेंट से वो रेंट रिलाइज नहीं कर पाए फॉर अर्लियर ईयर्स। यहाँ पे ये लाइन हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अर्लियर ईयर्स, ये प्रीवियस ईयर का अनरिलाइज रेंट नहीं है, ये अर्लियर ईयर्स का, मतलब जिस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं उसका नहीं है, उससे पहले वाले ईयर्स का कुछ अनरिलाइज रेंट है, ठीक है। or to the extent of 4,000 and proved that he claims to entire satisfaction of assessing officer that the condition for its admissibility were satisfied, ठीक है। जो हमारा अनरिलाइज रेंट को लेस करने के लिए जो कंडीशन होता है रूल फॉर में, उसको भी ये सेटिस्फाई कर दे रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये लेस होगा या नहीं। तो जो हमारा अर्लियर ईयर्स का रेंट होता है ना, प्रीवियस ईयर का अगर कुछ अनरिलाइज रेंट रहा, सॉरी, प्रीवियस ईयर का अगर कुछ अनरिलाइज रेंट रहा, तो अगर ये रूल 4 का कंडीशन फुलफिल किया तो ये अलाउड हो जाता है डिडक्शन के लिए। अर्लियर ईयर्स का रहा रेंट, अनरिलाइज रेंट, तो कभी भी हमारा लेस नहीं होगा, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। अर्लियर ईयर्स का अनरिलाइज रेंट हमारा लेस नहीं होगा, केवल प्रीवियस ईयर का होगा। तो मतलब ये जो पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है अभी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग को यहीं से इतना दूर से ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यही इन्फॉर्मेशन से। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। एक्चुअल रेंट जो यहाँ पे यही हमारा क्या बन जाएगा, जीएबी, क्योंकि म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। नोट में हम लोग वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा ये बन गया जीएबी, ठीक है। एक्चुअल रेंट जो था यही जीएबी बन गया, इसमें म्यूनसिपल टैक्स जो 1,800 का पेड किए थे उसको लेस किए,
फिर हमारा आया एनएबी, एनएबी में हमारा लेस क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों को लेस करके फाइनल जो हमारा रहा है 2780, दिस विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और यही बस हम लोग को करना था, और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ग्राउंड रेंट पेबल इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक चीज हम लोग को ध्यान देना, म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है ना, ये लोकल अथॉरिटीज के द्वारा लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा कि स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रहा है तो डेट अमाउंट विल बी नॉट डिडक्टेड फ्रॉम जीएबी। ठीक है, वो अमाउंट हमारा जीएबी से लेस नहीं होगा। म्यूनिसिपल टैक्स मतलब जो लोकल अथॉरिटीज लगाए, क्वेश्चन में कहीं कहीं अगर दे देता है स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स ले रहा है तो वो भी लेस नहीं करना है। इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट पेपर, ये सब का कुछ नहीं होगा, कलेक्शन चार्जेज पेड कुछ नहीं होने वाले। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। एक पहला टैक्स पेनल्टी, टैक्स प्लानिंग है, दूसरा पेनल्टीज दिया हुआ है, ये दोनों में से किसी एक पे हम लोग को नोट लिखना है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, को दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, एक टोटल इनकम का और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।